नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। देश भर में धूमधाम से नवरात्रि और ईद मनाई जा रही है। मंदिरों और मस्जिदों में लोगों की भीड़ उमड़ी है। बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रि को लेकर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बताते चले कि सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है। कहा कि ईद उल फितर खुशी, मेल मिलाप का त्योहार है। अमन और चैन का संदेश देता है ये पर्व। तो देखिए, देश भर में नवरात्रि और ईद मनाई जा रही है धूमधाम से। मंदिरों और मस्जिदों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रि को लेकर प्रदेश में अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशी, मेल मिलाप का त्योहार है। अमन और चैन का संदेश ये पर्व जो है वो देता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो देखिए, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और देश भर में ईद भी आज मनाई जा रही है। मंदिरों और मस्जिदों दोनों में ही भारी लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। वहीं बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रों को लेकर प्रदेश में सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशी, मेल मिलाप का त्योहार है। अमन और चैन का संदेश ये त्योहार देता है। तो देखिए, पूरे देश में आज धूमधाम से नवरात्रि और ईद मनाई जा रही है। बता दें कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में इसी के चलते भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं मस्जिदों में भी लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजारों में रौनक छाई हुई है। ईद और नवरात्रि को लेकर प्रदेश में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और देखिए, इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशी, मेल मिलाप का त्योहार है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कानपुर की, जहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के बाहर आप देखिए किस तरह से पुलिस बल तैनात किया गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा पूरे प्रदेश में बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। आज नवरात्रि और ईद दोनों ही एक साथ मनाई जा रही है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर प्रदेश भर में रखा गया है। कानपुर नगर की सबसे बड़ी जो है ईदगाह है, बड़ी ईदगाह के नाम से बजरिया थाने में। और आज यहाँ पर जो है 2 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाएगी। एक 8 बजे है, दूसरी नमाज 9:30 बजे है। और यहाँ पर पहली नमाज के लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जो है मतलब 5 गेट हैं। हर गेट पर पर्याप्त ड्यूटी लगी हुई है। और यहाँ पे जितने भी आगे के इधर बगल चौराहे हैं, इसको पूरा सील किया गया है और वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। यहाँ को नो व्हीकल जोन बनाया गया है और यहाँ पे DFMD भी लगी हुई है। उससे पास करके लोग अंदर जा रहे हैं और नमाज सक्सेसफुल संपन्न कराई जाएगी। और देखिए, कानपुर की तस्वीर आपने देखी। अब तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में लोग जो है वो उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज ईद के अवसर पर मस्जिदों के बाहर भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। इससे पहले कानपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब नोएडा की तस्वीर आप देखिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, प्रदेश भर में आज ईद और नवरात्र को लेकर जो है वो धूमधाम से तैयारियां की गई है और लोगों की भीड़ भी जो है वो मंदिरों और मस्जिदों में उमड़ रही है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ में भी प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि लखनऊ में भी ईद का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कल देर रात जब चांद दिखा, जिसके बाद जो बाजारें थी वो पूरी रात भर खुली रही, रौनक थी बाजारों में, लोग घर के लिए अपने सामान खरीद रहे थे। वहीं आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, तो जहां पर मस्जिद और मंदिर पास में है, जो संवेदनशील इलाके है, वहां पर पुलिस रात में गश्त करती रही, दिन में गश्त करती रही कि किसी भी प्रकार का धार्मिक हिंसा न भड़क पाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्विटर पर लिखा था कि ईद भाईचारे का मैसेज देता है और खुशियां मनाइए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने
ने भी कल देर रात एक्स पर लिखकर ईद को लेकर बधाइयां दी थी। तो कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति में ईद है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए तमाम जो दल के नेता है वो जरूर बधाइयां दे रहे हैं। इसको लेकर संजय सिंह भी कल इफ्तारी में गए थे। तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ में ईद मनाई जा रही है वो काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, और जो संवेदनशील इलाके हैं लगातार पुलिस वहां गश्त कर रही है। भैया आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो नमाज है वो अदा की जाएगी लखनऊ में अलग अलग जगह मस्जिदों पर, और वहीं मस्जिदों के बाहर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना भड़क पाए, किसी प्रकार का कोई मैसेज ना सर्कुलेट हो पाए, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं अगर नवरात्रि की बात करें तो आज दूसरा नवरात्र है, वहीं सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ईद और नवरात्रि का पर्व है वो एक साथ पड़ा है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और जो संवेदनशील इलाके वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी खुद मौजूद है और साथ ही लगातार गश्त लगा रहे। जी विवेक, ये तो सुरक्षा को लेकर बात हो गई, लेकिन यातायात की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं यातायात को बहाल करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से लखनऊ में टीलिया वाली मस्जिद, जहां पर पूरे लखनऊ के लगभग सभी जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, तो तमाम जो रास्ते हैं वो बैरिकेड कर दिए जाते हैं। सिर्फ आने के लिए एक रास्ता छोड़ा जाता है और जाने के लिए वही रास्ता मंदिर के लिए भी जाता है, क्योंकि लखनऊ के चौक में बड़ी काली जी मंदिर है। चौक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जो रोड डाइवर्जन है वो जरूर देखने को मिल रहा है। और लखनऊ का जैसे अमीनाबाद है, अमीनाबाद में भी काफी भीड़ उमड़ती है जो सामान खरीदने जाते हैं नमाजी, तो उसको लेकर भी तमाम जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं। और साथ ही लखनऊ के जो तमाम इलाके हैं जहां पर नमाज अदा की जाती है, क्योंकि ऐसे में जहां पर जो काफी फेमस मस्जिदें हैं उसके बाहर जो बैरिकेड के माध्यम से रास्ते तय किए गए हैं कि आने का रास्ता अलग होगा और जाने का रास्ता अलग होगा। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है, और जो नमाजी है वो नमाज करने के लिए अदा करने के लिए मस्जिदों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। जी विवेक, अगर मंदिरों की बात की जाए तो आज किस तरह से लोग जो है वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ऐसे में माता के 900 रूपों का पूजा पाठ की जाती है, व्रत रहते हैं लोग, महिलाएं व्रत रहती हैं, ऐसे में मंदिरों में भी भीड़ उमड़ती है। तो उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो अलर्ट है। मंदिर को बाहर भी पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि लखनऊ में तमाम ऐसी जगह है, मंदिर हैं जहां पर आसपास के इलाके में मुस्लिम समुदाय के काफी लोग रहते हैं, तो उसके लिए भी तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। चाहे लखनऊ का बड़ी काली जी मंदिर हो या काली जी मंदिर हो या संकटा देवी मंदिर हो, तो ऐसे में जो तमाम जो मंदिर हैं उनमें सुबह से ही भीड़ उमड़ती है। उसको लेकर भी पुलिस लगातार अलर्ट है, और साथ ही सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो मंदिर प्रशासन यानी कि विवेक, दोनों ही त्योहारों के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी को भी अपने त्योहार को मनाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, संभल में ईद उल फितर की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस मौके पर एसडीएम वंदना मिश्रा ने कोतवाली क्षेत्र की ईदगाह का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। संभल में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर एसडीएम वंदना मिश्रा ने कोतवाली क्षेत्र की ईदगाह का निरीक्षण किया, जहां एसडीएम ने वहां की साफ सफाई, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। एसडीएम ने नगरपालिका की टीम को साफ सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश, ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी न हो। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब संभल में पहले से ही प्रशासन सतर्क है। हाल ही में पुलिस ने अलविदा जुम्मे और ईद की नमाज को लेकर सख्त नियम लागू किए, जिसमें सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये कदम पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद उठाया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में नगर निगम के अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने कहा, हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेके सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है। सभी कर्मचारी और सभी हमारे जो सफाई मित्रों की ड्यूटी लगाई गई है।
पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था ईदगाहों पर पूर्ण कर ली गई है। कल सुबह जब नमाज शुरू होगा उसके पहले भी हमारी सारे कर्मचारी लगे रहेंगे। जगह जगह चूनाकरण की व्यवस्था और जो भी ऐसे जो जानवर इधर उधर हैं उनके लिए जाल के साथ कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, किसी प्रकार का कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ ईदगाह के मार्गों को, संपर्क मार्गों को भी साफ रखा गया है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। चूना की लाइनिंग ताकि एक रो बना रहे, जो पहले से परंपरा में चली आ रही है, उसी चीज़ को भी फॉलो किया गया है और लाइनिंग की गई है चूना के कि कतार बन के कि आसानी से लोग वहाँ पे अपना नमाज अदायगी कर सकें। संभल में ईद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना था। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग पर गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश का आह्वान किया कि अभी विश्व योग दिवस आने वाला है। 21 जून की हम अभी से तैयारी करें। उन्होंने वन अर्थ और वन हेल्थ, मतलब एक विश्व और एक प्रकार का स्वास्थ्य सबका होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका वाले ज्यादा स्वस्थ रहे और भाले अस्वस्थ रहे, तो भारत इस तरह नहीं सोचता। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और परिवार की भावना से ही सोचते हैं। देश के सामने आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं। ये जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, या केवल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है, केवल पुरस्कार लेने और देने का विषय नहीं है, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी। हमारे देश में अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं तो कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश को उजाड़ने का, लूटने का काम किया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों की पराधीनता से हमारा देश मुक्त हुआ और हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में अपने कदम बढ़ाने ही वाले थे, तो आप सबको मालूम है कि देश 14 अगस्त को विभाजित हो गया, अलग पाकिस्तान उस समय बना। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने राष्ट्रीय एकता और बलिदान की जो मिसाल कायम की थी, वे आज भी हमें प्रेरित करती है। पुरस्कार समारोह उन लोगों को सम्मानित करने का एक प्रयास है जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश हर प्रकार से समृद्धशाली हो रहा है। राष्ट्रीय एकता की ही ताकत थी कि प्रयागराज का इतना दिव्य और भव्य और 66 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां डुबकी लगाई। लेकिन राष्ट्रीय एकता की ताकत इतनी थी कि कोई दुर्घटना, एक दुर्घटना भीड़ के कारण हुई, कोई दुश्मन, कोई आतंकवादी हमला जो धमकी देते थे वह करने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि देश की जनता एकजुट थी, देश के श्रद्धालु एकजुट थे, देश के संत एकजुट थे, देश की सारी व्यवस्थाएं एकजुट थी। आप सब जानते हैं, अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और प्रतिदिन लाखों लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं उस मंदिर को भी, जैसे ये गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, वैसे श्री राम मंदिर को भी श्री राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र की एकता का मंदिर मानता हूं, क्योंकि राष्ट्र के सर्वाधिक नागरिकों का चाहे 1.25 रुपया का ही योगदान उस रामलला के मंदिर बनाने में रहा हो, उसमें दिया है लोगों। हम आजादी का अमृतकाल अभी पिछले दिनों मना चुके हैं।
जितने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष किए, बलिदान दिए, उनको, उनके स्थानों को, उनके बलिदान के स्थानों को, उनके जन्म के स्थानों को तीर्थ स्थल मान करके, उनसे प्रेरणा लेकर के, उन्होंने इसलिए बलिदान नहीं दिया था कि राष्ट्र की एकता खंड खंड हो जाए। उन्होंने बलिदान दिया क्योंकि हमारा राष्ट्र अखंड रहे, भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत विश्व गुरु बने, भारत किसी से पीछे न रहे। हम किसी की जमीन को कब्जा करने की कल्पना तो नहीं करते, लेकिन हमारी कोई 1 इंच भूमि पर कब्जा करने की सोचने का भी साहस न कर सके। इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यशाली, इतना प्रभावशाली ये भारत का निर्माण होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, जिनकी चर्चा अभी मैं कल भी देख रहा था, आपने भी देखा होगा, अमेरिका जो अपने दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, सबसे पैसा वाला देश माना जाता है, वहां का राष्ट्रपति स्वयं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा शक्तिशाली, प्रभावशाली और उनके जैसा अनुभवी कोई मेरा दूसरा दोस्त नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। बहरहाल पूरा समारोह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड को सुनने के लिए खास आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इस एपिसोड को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। मन की बात के 120वें एपिसोड को लखनऊ में बड़े उत्साह के साथ सुना गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। स्थानीय स्तर से लेकर गरीबों और आम जनता की बात को सबके सामने रखते हैं। मन की बात के कार्यक्रम में पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। स्थानीय स्तर से लेकर के और गरीबों की बात को, आम जनता की बात को सबके सामने रखते हैं। आपने देखा होगा किस ढंग से जो कपड़े हैं उसकी रिसाइकलिंग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया है। स्थानीय स्तर पर एक ऐसे कमल के बारे में बताया जिसको आज तक लोग समझ नहीं पाए थे। तो हम सब ऐसी बातों को सुनकर के प्रेरणा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांव की बातों को जन जन तक इन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के माध्यम से हम लोग पहुंचाने में सफल हों। वही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इस एपिसोड को सुना और उन्होंने कहा कि 120वें संस्करण के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी को संबोधित किया। कई सामाजिक विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। मन की बात आज 120वां संस्करण के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया और जिस प्रकार से आने वाले तीज त्योहार हैं और हमारी पार्टी के अनेकों कार्यक्रम में उनकी चर्चा उन्होंने की है। जल संरक्षण की से किस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और एक बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं देश को, और अनेकों सामाजिक विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है और अनेकों तीज त्योहार किस प्रकार के अलग अलग उत्सव देश भर में होते हैं उसके माध्यम से हम सब लोगों को अवगत कराया। हमारे लिए एक बड़ा दिन है, आज से नवरात्रों की शुरुआत और हम सब लोग देवी शक्ति की पूजा करते हैं। हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं और आज के इस दिवस पर नवरात्र के प्रारंभ में अपने देशवासियों को, पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। ये हमारे लिए एक देश के बहुसंख्यक आबादी से आस्था से जुड़ा विषय है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर देश के बहुसंख्यक समाज की जो भी हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, उसका सम्मान करें। वहीं पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने त्योहारों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये पूरा महीना पर्वों और उत्सवों से भरा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नवरात्रि का जिक्र करते हुए देशवासियों को एकता और सौहार्द का संदेश दिया।
लखनऊ में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कई जगहों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है। रवि किशन ने 2 मोबाइल चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। गोरखपुर के काशीराम कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने गेल इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी CSR फंड से संचालित 2 मोबाइल चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गोरखपुर की सभी विधानसभाओं में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी के साथ ही रवि किशन ने एक ओपन जिम के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया, जिससे स्थानीय लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और नियमित व्यायाम कर सकें। कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन स्थानीय लोगों के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों को फिटनेस का महत्व बताया और खुद भी उसके साथ व्यायाम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे गरीबों को मुफ्त अनाज और आवास दे रहे हैं ताकि हर किसी का जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये मोबाइल चिकित्सा वाहन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों को मुफ्त में आवास दे रहे हैं। 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं। बिटिया लोगों की शादी के लिए, सामूहिक विवाह के लिए भारतीय जनता पार्टी पैसे देती है। हमारी सरकार गरीबों की पढ़ाई, बेटियों को सशक्तिकरण, उनके इलाज से लेके स्वास्थ्य, मैं न जाने करोड़ों रुपया अभी तक मेरे प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है इलाज के लिए पिछले 6 सालों में। तो आज उसी के चलते गेल इंडिया को हमने पत्र लिखा था। मैं कई सालों से प्रयास कर रहा था। गेल इंडिया ने हमको 100 ओपन जिम, 2 हाईटेक एम्बुलेंस दिए हैं जो हर घर हर दरवाजे पहुंचेंगे। मैं गेल इंडिया को दिल से साधुवाद, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी को आभार व्यक्त करता हूं कि इनके द्वारा, हमारे लीडरान के द्वारा, मेरे शीर्ष नेतृत्व से मैं एक कलाकार के रूप में जो सीखा हूं, मैं जमीन पर इस तरह से अपनी गरीब देवतुल जनता को वो देने का प्रयास कर रहा हूं जो मेरे मोदी जी की सोच है। हर गरीब का कल्याण हो और मुफ्त में इलाज। सारी महंगी दवाएं हैं वैनिटीज एम्बुलेंस, ऑक्सीजन है, 1 रुपया नहीं लेगा। कोई दवाई 3000 की, कोई दवा 5000 की, कोई दवा 1000 की, कोई दवा 8000 की, कोई दवा 500 रुपए की है, कोई 200 रुपए की है। सब महंगी दवाएं हैं, वो मुफ्त में मिलेगी। इलाज होगा। MBBS डॉक्टर है, फीमेल नर्सेज है, ड्राइवर है। 365 दिन 35 लाख रुपए एक वैन पर खर्चा आएगा। गेल इंडिया उसको झेलेगा। उसको गेल इंडिया ने यही माना हमारे साथ। ये पहली बार नहीं है जब रवि किशन ने ऐसी पहल की हो। पिछले साल जून 2024 में भी उन्होंने स्माइल फाउंडेशन और MSD फार्मा के सहयोग से 2 मोबाइल हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल ऑन व्हीकल लॉन्च किए थे, जिनकी लागत 1-1 करोड़ रुपए थी। ये वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थे और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर में रवि किशन की इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।